हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पहला लेक्चर कर चुके हैं एंशियंट हिस्ट्री। ये क्लास यूपीएससी से संबंधित है। इसमें प्राचीन भारत इतिहास के जो नोट्स हैं उसे कवर कराई जा रही है। तो आज हमारा ये दूसरा क्लास होने वाला है। हमने पिछली क्लास में हड़प्पा सभ्यता और उससे पहले पाषाण काल भी पढ़ा है, तो ये आज हमारा तीसरा क्लास है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। ये मैं शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये मेरे खुद के नोट्स नहीं है, मेरे पीडीएफ नहीं बने थे, इसलिए मैं किसी दूसरे भाई या बहन का है ये उसे यूज कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पढ़ने से मतलब है वैदिक काल। वैदिक काल का प्रारंभ 1500 बीसी से 600 बीसी के आसपास माना जाता है। इसमें दो काल हैं, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, जो ये सिनॉप्सिस के रूप में बना हुआ है। अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब केवल ओवरव्यू लेना होता है। इसमें क्या क्या टॉपिक हम सम्मिलित करते जाएंगे और क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या छोड़ने वाले हैं, तो इससे पता चलता है। तो हम अपने आते हैं मेन टॉपिक पर। आर्य। पहला है आर्य। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसमें वैदिक संस्कृति को आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। आर्य कौन थे, इस तथ्य को लेकर विद्वानों को भी सहमति नहीं है। अधिकांशतः विद्वान आर्य को पशुपालक और करसाइली समुदाय के रूप में देखते हैं और इसके मूल निवास स्थान को मध्य एशिया मानते हैं। भाषा, पशु, वृक्ष, अस्त्र शस्त्र के आधार पर यह मत व्यक्त किया जाता है और इनका मानना यह है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ और कई चरणों में भारत में इनका आगमन हुआ और धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति का प्रसार हुआ। अब हम टॉपिक पर आते हैं कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित भौगोलिक ज्ञात जो भौगोलिक है क्षेत्र है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में पहले जाते हैं। ऋग्वेदिक काल में, यानी पहला ऋग्वेद है जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला उसमें है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों, पर्वतों, मरुस्थलों इत्यादि के आधार पर भौगोलिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसमें नदियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नदियों के आधार पर अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्रों का ज्ञान मिलता है। इसमें सर्वाधिक 7 नदियों का उल्लेख है, जिसे सप्त सिंधु नदी भी कहते हैं। पहला है सिंधु नदी, दूसरा है झेलम, इसे भी तीस्ता कहते थे, तीसरा है चिनाब, इसे अस्किनी कहते हैं, और चौथा है रावी, उस समय इसे परुष्णी कहते थे, और पांचवा है सतलज, इसे सतुद्री, ब्यास है, इसे विपाशा, और आखिर में है सरस्वती। सिंधु की बात करें तो सिंधु नदी को ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है। सरस्वती की बात करें तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्रतम नदी माना गया है। नदियों में ये श्रेष्ठ कहा गया है। सरस्वती बुद्धि एवं वाणी के देवी के रूप में भी प्रस्तुत की गई है। उत्तर वैदिक काल में अब हम भौगोलिक ज्ञान के खोज करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश और बिहार के कई क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है तथा गंडक, जो कि सदा नीरा नदी के नाम से जानी जाती थी, गंडक एवं नर्मदा, इसे रेवत्स नदी का भी उल्लेख मिलता है, यानी गंडक एवं नर्मदा नदी का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं गंगा यमुना था। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं गंगा यमुना उत्तर वैदिक काल में आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। कुछ दिक्कतें हो जाती है, जैसे कि बीच में ये कटा हुआ था, इसलिए इसे पढ़ने में कभी कभी कठिनाई हो जाती है, तो इसे मैनेज करिएगा आप। अब वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो वैदिक कालीन में हम पहला ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। इसमें हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो चलिए हम मेन टॉपिक पर आते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था, ऋग्वेद में पशुपालन का कृषि की तुलना में अधिक उल्लेख है, यानी पशुपालन की तुलना में कृषि पर महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। संभवतः ऋग्वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था। यहाँ मैंने कुछ गलत पढ़ दिया शायद। ऋग्वेद में पशुपालन का कृषि की तुलना में अधिक उल्लेख है, यानी पशुपालन पर सबसे ज़्यादा जोर था। पशुओं में गाय का सर्वाधिक उल्लेख है। गाय से संबंधित समाज में कई शब्द प्रचलित थे, जैसे राजा को गोपति कहा गया, समय को गोधली और दूरी को गाविती कहा गया है। दान दक्षिणा में गौदान को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित सभी प्रक्रिया की जानकारी मिलती है, जैसे कि फसलों की बुआई, कटाई, सिंचाई एवं खेती में काम आने वाले उपकरणों का भी उल्लेख मिलता है। फसलों में सर्वाधिक जौ का उल्लेख है। आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन कृषि के साथ सहायक भूमिका में थी। ऋग्वेद में कुछ शिल्पों की जानकारी मिलती है, जैसे कि बुनकर, कुम्हार, रथकार, चर्मकार इत्यादि। तांबे से विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता है। तांबे के लिए ऋग्वेद में अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यापार का उल्लेख नहीं मिलता है, हालांकि घोड़ा, बैल, रथ इत्यादि का उल्लेख मिलता है। इन पशुओं
का परिवहन में भूमिका रही होगी। व्यापार का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल से सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं और ना ही शहरी वस्तुओं के साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का निर्वाह अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था को निर्वाह अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, अर्थात उतना उत्पादन होता था जिससे ज़रूरत पूरी हो जाती थी। अब हम उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पर आते हैं, तो इसमें भी हम इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक साहित्य में आर्यों की गतिविधियों का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा गंगा यमुना द्वाब बनता है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर एवं दक्षिण भारत में से लोहे के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। लोहा एवं आग के द्वारा जंगलों को साफ कर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता होगा। उत्तर वैदिक साहित्य में कृषि से संबंधित गतिविधियों का उल्लेख मिलता है, जैसे बड़ी संख्या में बैलों की खेती में लगाए जाने का उल्लेख, ओलावृष्टि, टिड्डियों इत्यादि से कृषि को होने वाले नुकसान की चिंता इत्यादि। जौ के साथ साथ चावल, गेहूं इत्यादि फसलों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की तुलना में लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाले अस्थायी वस्तुओं के साक्ष्य इत्यादि अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को रेखांकित करता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन के भी महत्व बना रहा। इस काल में अपेक्षाकृत अधिक शिल्पों की जानकारी मिलती है। पूर्ववर्ती शिल्प का महत्व इस काल में भी बना रहा। इसके अतिरिक्त 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, जिसमें PGW भी है, लोहे को श्याम या कृष्ण अयस्क, लोहे के विभिन्न उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। लोहे को इसमें श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहने लगे और इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। रंगराजी कला इत्यादि आभूषणों का उल्लेख भी मिलता है। किसी न किसी रूप में सीमित व्यापार का भी प्रचलन था। सिक्कों के साक्ष्य अभी भी नहीं मिलते हैं। हालांकि इस काल में भी शहरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ स्थलों का उल्लेख आद्य शहरी स्थलों के रूप में होता है, जैसे कि हस्तिनापुर। अब वैदिक कालीन राजनीति की बात करें तो इसमें हम सब ये टॉपिक पढ़ेंगे। राजनीति में हम क्या देखते हैं, ये सभी वंशावली, प्रशासन, युद्ध, उत्थान पतन, इन सभी चीज़ों पर नजर डालते हैं। तो ऋग्वैदिक राजनीति की बात करें तो करसाली एवं पशुपालक समाज, इसमें विभिन्न जनों यानी इसमें विभिन्न जनों या कबीलों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि भरत, पुरु इत्यादि। ऋग्वेद में आर्य एवं अनार्य जन के बीच युद्ध का उल्लेख तथा आर्य एवं अनार्य जन के बीच युद्ध का उल्लेख मिलता है, जैसे कि दशराज युद्ध। कबीले पर प्रशासन का उल्लेख, न कि क्षेत्र पर, यानी कबीले पर प्रशासन होता था, न कि क्षेत्र पर। थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है पढ़ने में, तो आप इसे मैनेज करिएगा। शासन के प्रमुख के तौर पर राजा का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति को राजा के तौर पर चयन होता था। आगे चलकर यह पद वंशानुगत हो गया। राजा का प्रमुख कार्य होता है कबीले की रक्षा, पशुओं की रक्षा, चारागाह की रक्षा तथा युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना। प्रशासन में सहयोग देने के लिए कुछ संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि सभा, समिति, विदय। राजा के चयन में समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कुछ अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि पुरोहितों का काम, इनका काम होता था पूजा पाठ कराना और राजा को सलाह देना। और हैं वज्रपति का काम चारागाह के प्रमुख सेनानी होते थे, इन्हें वज्रपति कहा जाता था। चूँकि अधिशेष उत्पादन नहीं होता था, इसलिए वेतनभोगी अधिकारियों, सैनिकों की जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि रक्त संबंधों से ये जुड़े हुए थे। ऋग्वेद से अपराध की भी जानकारी मिलती है, जैसे कि पशुओं की चोरी। यहाँ पर पशुओं की चोरी का उल्लेख मिलता है और पणी को पशु चोर के रूप में उल्लेख किया गया है। अपराधियों को सजा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को स्वेच्छा से उपहार यानी बलि दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है। अब हम उत्तर वैदिक कालीन राजनीति के बारे में बात करते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में विभिन्न कबीलों के विलय एवं अस्थायी तौर पर एक स्थान पर रहने का उल्लेख भी मिलता है। इसे जनपद कहा गया है। इस काल में जन के स्थान पर जनपद का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में करसाली संस्थाओं का महत्व कम हुआ, जैसे कि सभा एवं समिति का और विदय का उल्लेख नहीं मिलता है। अधिकारियों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख मिलता है, हालांकि यह अभी भी रक्त संबंध से ही संचालित होता था। ऋग्वैदिक कालीन अधिकारियों के साथ साथ कुछ नए अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि संग्रहिता, इनका काम कर एवं उपहार को संग्रह करने का होता था। अश्वाप, ये पासा के खेल में राजा का सहयोग करते थे। और पालगल, ये विदूषक यानी दरबार में हंसाने वाले होते थे। अब वैदिक समाज की बात करें तो ऋग्वैदिक समाज, अगर हम ऋग्वैदिक समाज की बात करते तो इन टॉपिकों पर चर्चा करनी होगी, तो हम सीधे
मेन टॉपिक पर आता है। तो ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ऋग्वैदिक साहित्य से आर्यों में अनार्यों के बीच समाज के अलग अलग वर्गों की जानकारी मिलती है। आर्य के अंतर्गत राजा, पुरोहित एवं आम लोग का उल्लेख मिलता है। इनके कार्य अलग अलग थे, लेकिन इनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि आर्यों एवं अनार्यों के बीच किसी न किसी प्रकार का भेदभाव प्रचलित था, जैसे कि अनार्यों को यज्ञ न करने वाले को अजायमंत कहते थे और लिंग की पूजा करने वाले चपटीनाक वाले इत्यादि शब्दों का उपयोग किया गया है। तो इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक समाज में भी कुछ न कुछ भेदभाव था। दास एवं दासियों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जैसे कि ऋग्वेद की 10वीं मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्ण कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था के दैवीय उत्पत्ति का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि इसे बाद में शामिल किया गया होगा। अब ऋग्वेद में संयुक्त परिवार एवं पितृसत्तात्मक परिवार, ये कई पीढ़ियों के लोग जो एक साथ रहते हैं उन्हें संयुक्त परिवार कहते थे। तो ऋग्वेद में संयुक्त परिवार जैसी व्यवस्था थी और उसमें पितृसत्तात्मक परिवार यानी वहाँ पर पुरुष जनों का कंट्रोल होता था। महिलाओं की दशा की बात करें तो परिवर्तित काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। राजनीति एवं धार्मिक गतिविधियों में भाग लेती थीं। कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्तानारी आदि। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। पति प्रथा, सती प्रथा, प्रदा प्रथा इत्यादि के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। विधवा पुनर्विवाह के भी संकेत मिलते हैं। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों का प्रचलन। सूती एवं ऊनी वस्त्र का उल्लेख। जुआ, रथ दौड़, संगीत, नृत्य इत्यादि मनोरंजन के साधन थे। तो इससे हम ऋग्वैदिक समाज के बारे में बात कर सकते हैं। ऋग्वेद से गुरुकुल में शिक्षा और मौखिक शिक्षा की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्यों से आवासीय संरचना की कम जानकारी मिलती है। अब उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में बात करते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था के स्थापित होने की भी जानकारी मिलती है। जो भी कर्म आधारित था अब वर्ण आधारित हो गया। चारों वर्णों एवं उनके कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण का कार्य अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ कराना और क्षत्रियों का रक्षा करना और वैश्यों का उत्पादन संबंधी गतिविधियों में उत्पादन कार्य करना तथा शूद्रों का सेवा करना, ये उनके कर्तव्य के आधार पर अब उन्हें वर्ण में डाल दिया गया। यह एक प्रकार से कार्यों का बंटवारा या सैद्धांतिक तौर पर यह जन्म आधारित नहीं था और न ही कोई व्यवसाय को लेकर उत्कृष्ट या निकृष्ट का बोझ था। हालांकि व्यवहारिक तौर पर देखें तो हमें उत्तर वैदिक काल से ही भेदभाव के साक्ष्य मिलने लगते हैं। जो मैंने बताया कि अब ये वर्ण यानी जो कर्म के आधार पर था अब वो जन्म के आधार पर ऐसा होता प्रतीत दिखाई देने लगा, क्योंकि अब उनका काम बढ़ता गया और बढ़ने के आधार पर वो जन्म के आधार पर थोप दिया गया। लेकिन अब कब हुआ, किस काल में हुआ, उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे कि शूद्र वर्ण को उपनयन यानी वैदिक शिक्षा संस्कार का अधिकार नहीं था। अब यहाँ पर आप कुछ इसके झलक देख सकते हैं। और उत्तर वैदिक काल के पश्चात वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित होने के प्रमाण मिलते हैं। अब यहाँ पर आप पूरी तरह से क्लियर हो गया, यहाँ कर्म आधारित ना होगा, अब वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होने लगा। जैसे कि आप जाति व्यवस्था आज भी देख सकते हैं, आज भी कुछ है, कुछ गाँवों में मतलब बहुत ही जो ऐसे गांव हैं जिनसे संबंध थोड़ा सा हल्का फुल्का कटा हुआ है, ऐसे गांवों में भी आज जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। परिवार पूर्ववर्ती काल की तरह महिलाओं की दशा में गिरावट, जैसे कि सभा समिति में भाग लेने का उल्लेख नहीं मिलता है। पहले भाग लेते थे लेकिन अब नहीं। जैसे कि उत्तर वैदिक साहित्य में महिलाओं के जन्म पर दुख व्यक्त होता है। हालांकि शिक्षा का अधिकार था। इसके एग्जाम्पल गार्गी, मैत्री तथा सामाजिक कुरीतियों का प्रचलन इस काल में भी प्रचलित नहीं था। यानी जो हमने पिछले ऋग्वैदिक समाज में पढ़ा, जैसे कि वो प्रदा प्रथा, सती प्रथा, ये सभी इसमें भी प्रचलित नहीं थे। खान पान, पहनावा, मनोरंजन, शिक्षा पूर्ववर्ती काल की तरह आवासीय संरचना अपेक्षाकृत बेहतर थी। इस काल में भी दास एवं दासियों का उल्लेख मिलता है। उत्पादन कार्यों में इन्हें लगाए जाने का उल्लेख नहीं मिलता है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वैदिक की तुलना में उत्तर वैदिक काल में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को रेखांकित करें। अब 2024 का जो मेंस अभी हुआ है ना, उसका जब आप प्रश्न पत्र उठाएंगे तो इसी से संबंधित कुछ ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है जो इस साल पूछा गया है। इसमें क्या होगा, नोट, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। उत्तर वैदिक काल से प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है।
ये क्वेश्चन हो चुका। हम अगली टॉपिक इसी उत्तर वैदिक समाज में अगले टॉपिक पर आते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो नोट, उत्तर वैदिक काल में प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं, लेकिन गृहस्थ का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में जीवन में, सामाजिक जीवन में प्रचलित विभिन्न संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि उपनयन, यह शिक्षा से संबंधित है, समवेतन यानी शिक्षा के समाप्त होने के अवसर पर विवाह, 8 प्रकार के विवाह को उल्लेख मिलता है, और अंतिम संस्कार, ये सभी संस्कार हैं जो उत्तर वैदिक समाज में मिलते थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा के प्रचलन का भी जानकारी मिलता है। गोत्र से आशय है एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय। धीरे धीरे ऋषियों के नाम गोत्र की पहचान होने लगी और गोत्र के बाहर विवाह की प्रथा प्रचलित हुई। उत्तर वैदिक साहित्य में ही वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सत्यमेव जयते जैसे विचारों का उल्लेख मिलता है, जिनका प्रभाव आज भी हम अपने जीवन पर देख सकते हैं। अब वैदिक कालीन धर्म की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम वैदिक कालीन धर्म की बात करते हैं। बड़ी संख्याओं में देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। देवी मैंने पढ़ दिया तो फिर से पढ़ता हूँ। बड़ी संख्याओं में देवताओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, पूजन इत्यादि, यानी बहुदेववादी धर्म का सूचक इससे पता चलता है। देवताओं के साथ साथ देवियों की पूजा के लिए भी मंत्र का उल्लेख मिलता है। हालांकि देवताओं की तुलना में देवियों की संख्या कम है, जैसे कि अदिति, उषा, अश्न्याय, निश। हालांकि ऋग्वेद में ही सृष्टि की उत्पत्ति, निराकार ईश्वर यानी एकेश्वरवाद के भी संकेत मिलते हैं। ये किस सूत्र में मिलते हैं? नासदीय सूक्त में। देवी देवताओं की विशेषताओं के आधार पर ऋग्वेदिक समाज को प्राकृतिक पूजक समाज भी माना जाता है। देवताओं की आराधना के लिए यज्ञ एवं प्रार्थना दोनों तरीके प्रचलित है। सामूहिक प्रार्थना यानी स्तुति पाठ, सामूहिक प्रार्थना का अधिक महत्व था। आराधना का प्रमुख उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति होती थी। अंतिम संस्कार के रूप में देह संस्कार प्रचलित था। ऋग्वेद में पूजा स्थल एवं मूर्ति पूजा के संकेत नहीं मिलते हैं। नोट, इंद्र सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित है। तो इंद्र की बात करें तो सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित है, और इंद्र को बादल का देवता एवं युद्ध का देवता माना गया है, और पुरंदर भी माना गया है, किलों को तोड़ने वाला। यहाँ से ये कनेक्ट होता है, बादल का देवता या युद्ध का देवता माना गया है, और पुरंदर भी माना गया है। और पुरंदर किसे कहते थे? किलों को तोड़ने वाले को। अग्नि, द्वितीय सर्वाधिक मंत्र अग्नि के ऊपर है। वरुण को जल का देवता माना गया है, और इन्हें ऋत यानी नैतिक नियमों का रक्षक माना गया है। सोम का जिक्र हुआ है, यानी वनस्पतियों के देवता को सोम कहा जाता है। पूषण, भटके हुए पशु को मार्ग दिखाते थे। अब उत्तर वैदिक कालीन धर्म की बात करें तो ऋग्वैदिक देवताओं की तुलना में प्रजापति यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र का महत्व बढ़ा। अग्नि एवं बृहस्पति का महत्व बना रहा। पूषण को शूद्रों का देवता माना गया था। उत्तर वैदिक काल में भी देवताओं की तुलना में देवियों का कम महत्व दिया गया है। भौतिक उद्देश्यों से पूजा पर बल दिया जाता था। स्तुति प्रार्थना के स्थान पर यज्ञ एवं अनुष्ठानों का अधिक महत्व बढ़ा। वैदिक काल के अंत में उपनिषदों के माध्यम से कर्मकांडों पर प्रश्न उठाए गए तथा ज्ञान के माध्यम से मोक्ष पर बल दिया गया। अब वैदिक साहित्य की बात करें तो वेद, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो वैदिक साहित्य की बात करें तो वेद की पहले बात करते हैं। तो वेद का आर्थिक शब्द ज्ञान होता है। ये 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तीनों ऋग्वेद ये त्रय भी कहलाते हैं, और इन्हें त्रय भी कहते हैं। वेदों को संहिता यानी संकलन किया गया भी कहते हैं। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। अब ऋग्वेद के बारे में बात करें तो भारत यूरोपीय भाषा एवं संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषा एवं संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें मंत्रों का संकलन है अलग अलग उद्देश्य के लिए। ये पदात्मक है। यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ एवं अनुष्ठान का विवरण मिलता है, गद्य पद मिश्रित है। सामवेद की बात करें तो अधिकांशतः ऋग्वैदिक मंत्रों को गायन की शैली में सामवेद में प्रस्तुत किया गया है, और संगीत पर यह प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। और चौथा अथर्ववेद, इसमें वर्ण व्यवस्था, कृषि, पशुपालन, भूत प्रेत, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित इससे जानकारी मिलती है। वेदों को अपरुषीय माना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक चार्ट के रूप में बनाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण, आरण्यक में ऐतरेय ज्ञान, इस तरीके से आप इसे एक बार देख सकते हैं। हम अपने आते हैं मेन टॉपिक ब्राह्मण ग्रंथ पर।
ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ संबंधित अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। प्रत्येक वेदों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना की गई है। अरण्य की बात करें तो अरण्य ग्रंथों में ज्ञान पर बल दिया गया है। वेदों के साथ इसका भी संबंध है। उपनिषद उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। प्रत्येक वेदों के लिए उपनिषद ग्रंथों की भी रचना की गई। उपनिषदों में ज्ञान के माध्यम से मोक्ष पर बल दिया गया है। जन्म मृत्यु पुनर्जन्म जैसे विषयों को भी महत्व दिया गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत भी कहते हैं। यहाँ पर वैदिक काल जो कि हम 1500 BC से 600 BC के आसपास पढ़ते हैं, इसमें हमने ये सब पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन 2023 में था, वैदिक कालीन समाज एवं धर्म की मुख्य विशेषताओं को बताएं। क्या आपको लगता है इनमें से कुछ आज भी प्रचलित है? ये 250 शब्दों का क्वेश्चन था जो 2023 में पूछा गया था। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आप इस पर उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी टॉपिक जो इस क्वेश्चन में थे उसको करा दिया गया है। अब अगला टॉपिक है महाजनपद काल या बुद्ध काल या सूत्र काल, जो कि 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। हम इसको अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।